1905 का साल। लॉर्ड कर्जन का आदेश है कि बंगाल का बंटवारा हो। नतीजे में बंगाल में क्रांति अपने जोरों पर है। इधर कुछ सालों में अंग्रेज अफसरान कई बार जानलेवा हमले के शिकार हो चुके हैं। ब्रिटिश राज के अनुसार इस पूरे षड्यंत्र के केंद्र में है एक संगठन, अनुशीलन समिति। 1908 में डगलस किंग्स फोर्ट पर हुए हमले के बाद पुलिस हरकत में आती है। अनुशीलन समिति के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जगह जगह छापे पड़ते हैं। सब मुकदमों को मिलाकर प्रोसिक्यूशन एक बड़ा केस बनाता है। ब्रिटिश राज के खिलाफ षड्यंत्र के इस केस को अलीपुर बम केस का नाम भी मिलता है। अंग्रेजी में अलीपुर लिख देते हैं, अलीपुर है। स्वतंत्रता आंदोलन की बात आते ही इमोशन उफान पर आ जाते हैं, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट नजरिए से थोड़ा हट कर देखेंगे तो पाएंगे कि कितनी दिलचस्प घटनाएं हुई, कितना दिलचस्प घटनाक्रम है। मामले में मुख्य अभियुक्त हैं अरबिंदो घोष। 49 लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा लगा है। इन सभी के खिलाफ पुलिस के पास पर्याप्त गवाह हैं, लेकिन अरबिंदो के खिलाफ सबूत के नाम पर है सिर्फ कुछ खत, और उनमें भी कुछ मिठाई के डब्बों की चर्चा है बस। केस को मजबूत बनाने के लिए पुलिस एक अभियुक्त को सरकारी गवाह बनाने में सफल हो जाती है, लेकिन ऐन वक्त पर उसकी भी हत्या हो जाती है। अंत में फैसले का दारोमदार आता है एक ब्रिटिश जज पर, जो कभी अरबिंदो का सहपाठी होता था। इतना ही नहीं, केस में जब सवाल उठता है कि बम कैसे बना, कहां बना, तो एक रूसी केमिस्ट का जिक्र आता है। नाम पूछो तो जवाब मिलता है PhD। जब तक केस पूरा हुआ, भारतीय क्रांति की खबरें देश विदेश के समाचार पत्रों में फैल जाती हैं और तंग आकर ब्रिटिश सरकार को इंडियन प्रेस एक्ट 1910 लागू करना पड़ता है। इसी केस के दौरान एक और दिलचस्प घटना घटती है। केस पूरा होने के बाद बंगाल में उस दौर के सबसे बड़े राजनेता अरबिंदो घोष संन्यास की घोषणा कर देते हैं और आगे जाकर पांडिचेरी में एक आश्रम की नींव रखते हैं। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 6 मई है और आज के ही दिन साल 1908 में अलीपुर बम केस में अदालत का निर्णय आया था। क्या थी इस केस की पूरी कहानी, आइए जानते हैं। पहले आपको बता दें कि इस एपिसोड के साझेदार हैं कुकू FM ऐप, जो लाए हैं ललन टॉप के दर्शकों के लिए एक खास ऑफर। कुकू FM ऐप का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अगर आप चाहते हैं और पहले 500 लोगों में से होते हैं तो 50% का डिस्काउंट पा सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, LT50 इस कोड को इस्तेमाल करना है। इस ऐप पर यानी कि कुकू FM पर आपको मिल जाएंगी जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियां, ढेरों उपन्यास और कई तरह की ऑडियो बुक्स। याद रखिए, LT50 कोड सिर्फ पहले 500 सब्सक्रिप्शंस पर ही लागू होगा। बाकी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक चेक कर सकते हैं। अब लौटते हैं किस्से पर। इस किस्से की शुरुआत होती उत्तर कलकत्ता में मुरारी पुकुर के एक गार्डन हाउस से। इस घर के मालिक थे कृष्णधन घोष। सिविल सर्जन हुआ करते थे और उनकी इच्छा थी कि उनके बच्चे ICS ऑफिसर बने। उस टाइम का IAS लगा लीजिए। आगे जाकर इनमें से सिर्फ एक अरबिंदो ICS की परीक्षा में बैठ पाए। इस परीक्षा में अरबिंदो को 250 में से 11वां स्थान मिला, मेरिट में रहे। ICS की पढ़ाई पूरी करने के लिए एक और शर्त थी, किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में 2 साल का ग्रेजुएशन। अरबिंदो ने स्कॉलरशिप हासिल कर कॉलेज में दाखिला तो ले लिया, लेकिन पढ़ाई के दौरान उनका मन ICS से उचटने लगा। फाइनल परीक्षा पास करने के लिए हॉर्स राइडिंग का एक प्रैक्टिकल इम्तिहान भी देना होता था। अरबिंदो इस परीक्षा में जानबूझकर लेट पहुंचे और इसके चलते उनकी ICS की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई। 1893 में अरबिंदो भारत लौटते हैं। बॉम्बे में उनके पिता कृष्णधन उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे। तभी उनको खबर मिलती है कि जिस जहाज से अरबिंदो ट्रैवल कर रहे थे वो पुर्तगाल के पास समुद्र में डूब गया। इस खबर से कृष्णधन को ऐसा सदमा लगता है कि कुछ दिनों में उनकी मृत्यु हो जाती है। सबसे ब्राइट लड़का चला गया, ऐसा उनको लगता था। लेकिन खबर झूठी थी। अरबिंदो कुछ दिनों बाद सही सलामत भारत पहुंच जाते हैं और यहाँ बड़ौदा स्टेट सर्विस ज्वाइन कर लेते हैं। 1905 में बंगाल का बंटवारा हुआ। यहीं से अरबिंदो की राजनीति में एंट्री होती है। उनके भाई बरिन घोष अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे और उन्हीं के थ्रू अरबिंदो की मुलाकात बाघा जतिन और बाकी क्रांतिकारियों से हुई। बाघा जतिन की कहानी सुनना चाहते हैं, तारीख के उस एपिसोड को देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वही वाले जतिन हैं जिन्होंने आमने सामने की लड़ाई में बाघ को मार डाला था। मुरारी पुकुर वाला गार्डन हाउस क्रांतिकारियों का अड्डा बना। शुरुआत हुई बम बनाने से। हेमचंद्र दास नाम के क्रांतिकारी फ्रांस से लौटे थे। वहां उन्होंने एक मराठी क्रांतिकारी पांडुरंग महादेव बापट, जिन्हें सेनापति बापट के नाम से जाना जाता था, उनके साथ मिलकर बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी। दोनों को एक काम सिखाया था, एक रूसी अनार्किस्ट, जिसका नाम पूछने पर दास यही कहते थे कि उसका नाम PhD था।
फ्रांस से दास एक 70 पन्नों का मैनुअल भी लेकर लौटे थे, जिसमें बम बनाने का पूरा लेखा जोखा था। दास की देखरेख में बम बनाने का काम शुरू हुआ। मुरारी पुकर वाले घर के पीछे वाले हिस्से में बम बनाने का काम होता, जबकि आगे वाले कमरे में भजन गाए जाते ताकि आने जाने वालों को शक न हो। बॉम्ब्स का पहला लॉट तैयार हुआ तो इन्हें टेस्ट करने की बारी आई। टेस्ट करने के लिए 5 लोग तैयार हुए। देवघर, जो कि आज झारखंड में पड़ता है, वहां टेस्टिंग के दौरान एक क्रांतिकारी प्रफुल्ल चक्रवर्ती की मृत्यु हो गई। बम सही से काम कर रहे थे, लेकिन उसे फेंकने के बाद प्रफुल्ल को पीछे हटने में देर हो गई, जिसके चलते वो ब्लास्ट की जद में आ गए। इसके बाद अनुशीलन समिति के सदस्यों ने अंग्रेज ऑफिसर्स को निशाना बनाने का प्लान बनाया। पहला निशाना थे बंगाल के गवर्नर एंड्रू फ्रेजर। अक्टूबर 1907 में बरिन घोष, उल्लासकर दत्त और नरेंद्र गोस्वामी इस काम को अंजाम देने के लिए चंद्रनगर पहुंचे। फ्रेजर रांची तक एक स्पेशल ट्रेन से जा रहे थे जो इसी रास्ते गुजरती थी। उस टाइम ये जो बड़े अफसर होते थे, ट्रेन में इनके लिए सलून लगा करते थे, सलून जिसको बोल देते हैं हम, एक स्पेशल डब्बा या फिर पूरी स्पेशल ट्रेन ही। ये मिशन फेल हो गया क्योंकि तीनों लोगों ने बम लगाने में कर दी देरी। कुछ दिनों बाद एक और कोशिश हुई। इस बार उल्लासकर दत्त ने समय पर बम लगा दिया, लेकिन ऐन मौके पर फ्रेजर ने अपना प्रोग्राम बदल दिया। 6 दिसंबर 1907 को तीसरी कोशिश की गई। गवर्नर फ्रेजर का खड़गपुर जाने का प्लान था। अब की ट्रेन की पटरी पर बम लगाया गया। वो फूटा भी, लेकिन फ्रेजर को कोई नुकसान नहीं हुआ। चौथे प्रयास के लिए बंदूक का सहारा लिया गया, लेकिन फिर से फ्रेजर की किस्मत ने साथ दिया और ऐन मौके पर बंदूक जाम हुई। फ्रेजर पर हमला बार बार असफल हो रहा था, इसीलिए एक दूसरे अंग्रेज अफसर को मारने का प्लान बनाया गया। इसके बारे में हमने आपको 11 अगस्त वाले एपिसोड में बताया था, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी ने डगलस किंगफोर्ड्स नाम के एक ब्रिटिश जज पर बम से हमला किया। इस हमले में किंग्सफोर्ड तो बच गए, लेकिन एक ब्रिटिश महिला और उनकी बेटी की दुखद मृत्यु हुई, जिसके बाद खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। इस हमले के बाद पुलिस ने पूरे कलकत्ता में दबिश देना शुरू किया और इसी दौरान मुरारी पुकुर वाले घर की तलाशी भी ले ली गई। यहां से पुलिस को कई सारे खत और सबूत मिल गए। अलीपुर सेशंस कोर्ट में मुकदमा चला। 49 लोगों को सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोपी बनाया गया। 206 गवाहों की पेशी हुई और 400 कागजातों समेत 5000 से ज्यादा सबूत अदालत में पेश किए गए। इस केस में पुलिस ने अरबिंदो घोष को मुख्य आरोपी बना दिया था, मुख्य अभियुक्त। प्रोसिक्यूशन की दलील थी कि वो ही इस पूरे घटनाक्रम के मास्टरमाइंड थे। उस रोज कोर्ट में क्या हुआ, उस पर गौर करते हैं। सरकार की तरफ से केस की पैरवी करने के लिए मद्रास प्रेसिडेंसी के एक नामी वकील यार्डले नॉर्टन को बुलाया गया। यार्डले अदालत में खत पेश करते हैं, जिसे अरबिंदो के छोटे भाई बरिन घोष ने लिखा था। इस खत में एक जगह लिखा था कि पूरे बंगाल में मिठाई बांटी जानी है। प्रोसिक्यूशन ने दलील दी कि मिठाई से यहाँ मतलब हथियारों से था। बचाव पक्ष से चितरंजन दास कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश किए खत को जाली बताया। इसके पक्ष में उन्होंने पहली दलील दी कि दोनों भाई जब एक साथ रहते थे तो खत लिखने की जरूरत क्यों पड़ेगी दोनों को। दूसरी दलील थी खत की भाषा, जिसमें बरिन ने अरबिंदो को डियर ब्रदर कहकर संबोधित किया था, जबकि अरबिंदो उम्र में काफी बड़े थे और बांग्ला परंपरा के अनुसार बड़े भाई को डियर ब्रदर कहकर संबोधित नहीं किया जाता। इसके अलावा खत में बरिन घोष ने अपना पूरा नाम लिखा था, जबकि अपने सगे संबंधियों को लिखे खत में पूरा नाम लिखने का रिवाज अमूमन कहीं ही नहीं होता। इसके अलावा खत में कहीं भी अरबिंदो का नाम नहीं था, खत किसी एजी के नाम लिखा हुआ था। अब ये सारी दलीलें सुनने वाले थे जज सीपी बीचक्रॉफ्ट। बीचक्रॉफ्ट ने कभी अरबिंदो के साथ ही आईसीएस की परीक्षा दी थी और उनका स्थान 36वां था, जबकि अरबिंदो ने 11वां स्थान हासिल किया था। जब बीचक्रॉफ्ट ने अरबिंदो के खिलाफ खत को नाकाफी माना और प्रोसिक्यूशन से कहा कि कोई और सबूत हो तो पेश करें, बाद में अरबिंदो ने माना था कि यह खत बरिन नहीं लिखा था। बाकी अभियुक्तों के खिलाफ पर्याप्त सबूत थे, लेकिन अरबिंदो को दोषी ठहराने के लिए सबूत पर्याप्त नहीं पड़ रहे थे। इसी चक्कर में केस पूरे 1 साल तक खिंच गया। 22 जून 1907 के रोज प्रोसिक्यूशन ने अदालत में गवाह को पेश कर दिया। नरेंद्र नाथ गोस्वामी, जो कि पहले फ्रेजर पर हुए एक हमले में शरीक थे, माफी के एवज में पुलिसिया गवाह बन गए थे। नरेन अरबिंदो के खिलाफ मामले में बेहद अहम गवाह साबित हो सकते थे, इसलिए अनुशीलन समिति के सदस्यों ने फैसला किया कि नरेन को चुप कराना होगा। कनाईलाल दत्त बाकी क्रांतिकारियों के साथ जेल में बंद थे। 29 अगस्त को उन्होंने पेट में दर्द का बहाना किया और जेल हॉस्पिटल में दाखिल हो गए। अस्पताल में भर्ती होकर कनाईलाल ने नरेन को संदेश भिजवाया कि वो और सत्येंद्र नाथ बसु सरकारी गवाह बनना चाहते हैं और इसके लिए नरेन से मुलाकात करना चाहते हैं। जैसे ही नरेन दोनों से अस्पताल मिलने पहुंचे, दोनों ने स्मगल की हुई बंदूक से नरेन पर 9 गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी।
कन्हैयालाल दत्त और सत्येंद्र नाथ बसु को इस मामले में फांसी की सजा हुई, लेकिन दोनों के इस कारनामे से पुलिस के हाथ से आखिरी गवाह भी जाता रहा। अंत में आज ही के दिन यानी 6 मई 1908 को इस मामले में फैसला आ गया। अरबिंदो और उनके साथ 16 और लोगों को रिहा कर दिया गया, जबकि बरिनदास और उल्लासकर दत्त को इस मामले में फांसी की सजा सुना दी गई, जिसे बाद में आजीवन कारावास में तब्दील भी किया गया। 13 और लोगों को आजीवन कारावास की सजा मिली, साथ ही 3 लोगों को 10 साल और 3 लोगों को 7 साल की कारावास की सजा भी हुई। अलीपुर बम केस तब भारत के सबसे बड़े केसेस में से एक था। कारण ये रहा कि सरकार अपनी पूरी कोशिश के बावजूद इस मामले में अरबिंदो को सजा नहीं दिलवा पाई, जो कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। इसी केस के दौरान अरबिंदो के कई लेख देश विदेश के अखबारों में छप गए और बंगाल क्रांति की खबर दुनिया भर में फैल गई। इसी के चलते साल 1910 में सरकार को प्रेस एक्ट लागू करना पड़ा, जिसके बाद क्रांतिकारी विचारों को प्रेस में छापने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसी केस के दौरान एक और रोचक घटना घटी। इस केस के चलते अरबिंदो घोष कई महीनों तक जेल में रहे थे। जब रिहा हुए तो उनका मन पूरी तरह से बदल गया था। उन्होंने राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी और यहाँ से उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। आगे जाकर उन्होंने पुदुचेरी में अरबिंदो आश्रम बनाया और इसके बाद दुनिया भर में श्री अरबिंदो के नाम से जाने जाने लगे। आज के लिए इतना ही। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त विजय ने। देखते रहिए दी लंदन टॉप।